अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं रंजिश राहत राइटर महानूर शहजाद किस नंबर 3 के साथ। निकाह स्पेशल एपिसोड है, इसलिए जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा एपिसोड पढ़ के कमेंट भी कर दें। मैं जानती हूँ पहले 2 एपिसोड्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, लेकिन आगे जैसे जैसे नावल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मज़ेदार होता जाएगा, इसलिए आप लोग इस नावल को भी उतना ही प्यार दें जैसे कि बाकी नावल्स को देते हैं। और इस वक्त अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा था कि उसके फ़ोन पर कॉल आई। वो आज कोई कॉल ना उठाने का इरादा रखता था, मगर मुसलसल बजते फ़ोन पर उमर का ध्यान फ़ोन कॉल की तरफ गया। उसने इंपॉर्टेंट कॉल सोचकर फ़ोन उठाकर कॉल अटेंड की और कान से लगाया। सर, आप फाइल पर साइन करना तो भूल ही गए, और ये फ़ाइल सुबह लाजमी पिक्सल मार्केटिंग एजेंसी में पहुंचानी है, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। मैनेजर घबराते हुए उसे कहने लगा। उमर के माथे पर भी बल नमूदार हुए। मुश्किल है इस वक्त आना, उमर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। अगर आप प्लीज़ 15 मिनट निकाल कर ये काम कर दें। मुझे मालूम है आज आपकी शादी है, लेकिन सर ये बहुत ज़रूरी है मुझे, वरना कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगा, जिस पर उमर ने गहरा सांस खारिज किया। ओके, आई एम कमिंग, उमर कहते साथ कॉल बंद करता, अपनी शेरवानी के बटन भी बंद करके बालों को सेट करता, हाथों पर ब्रांडेड घड़ी पहने खुद पर परफ्यूम छिड़कता। वो हैंडसम लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा किसी की नज़र ना लगे, आमीन। उसकी वालदा कमरे में दाखिल होती ठंडी निगाहों से उसे देखती उसे प्यार करने लगी। शुक्रिया अम्मी, उमर उनके माथे पर बोसा देता मोहब्बत से बोला। देर हो रही है, निकलना चाहिए, पहुँचते पहुँचते भी वक्त लगेगा, आ जाओ। उसकी वालदा घड़ी पर वक्त देखती परेशानी से उसे कहने लगी। अम्मी, आप सब लोगों को लेकर जाएं, मुझे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी काम है, वो मैं करके सीधा जलानी हवेली पहुँचूँगा। उमर नरमी से उन्हें समझाने लगा। उसकी वालदा खफा नज़रों से देखने लगी। आज के दिन तो ऑफिस ना जाओ, देर हो जाएगी, बाद में हो जाएंगे काम। उन्होंने साफ इनकार किया। उमर उन्हें देखने लग गया। ज़रूरी है बहुत, आप लोग जितनी देर में वहाँ पहुँचोगे मैं भी वहाँ उतनी देर में पहुँच जाऊँगा। उमर उन्हें कहते साथ अपनी गाड़ी की कीज़ लेता बाहर की तरफ बढ़ गया। ध्यान से ड्राइविंग करना। पीछे रुखसाना मोहतरमा फिक्रमंदी से उसे तनबीह करती, बाकी सब के साथ जलानी हवेली के लिए निकल गईं। कुछ देर की ड्राइव के बाद रुखसाना मोहतरमा जलानी हवेली पहुंच चुकी थी। सब लोग उनके इस्तकबाल में खड़े थे। मुस्कुराहट के साथ उनका खुशामदीद किया गया। उमर को ना पाकर सब थोड़ा परेशान हुए थे। परेशान न हो, दूल्हा पीछे आ रहा है अपनी गाड़ी में। रुखसाना मोहतरमा उन सब के तासुरात से अंदाज़ा लगाती बोली, जिस पर वो सब मुस्कुराए और उन्हें लॉन की तरफ ले गए। तुम्हारी बारात आ गई है, लेकिन दुल्हे साहब अभी तक नहीं आए। अरमान उसके पास आता मुस्कुराते हुए बताने लगा। हैज़ल ने उसकी तरफ देखा। क्यों, वो क्यों नहीं आया? हैज़ल ने फिक्रमंद सा उससे पूछना चाहा। ओए होए, इतनी बेताबी। अरमान उसे मज़ीद तंग करने लगा, जिस पर हैज़ल ने घूरा। वो आ रहा है अपनी कार में अकेला। अरमान उसके घूरने पर बताकर वापस जाने लगा। हैज़ल का दिल न जाने क्यों एकदम से ज़्यादा घबराने लगा। अरमान, हैज़ल उसे जाता देख कर पुकारने लगी। अरमान के बढ़ते कदम रुके और पलट कर उसे देखा। आई मिस यू। हैज़ल उठकर उसकी तरफ बढ़ती गले लगी, उदासी से बोली। अरमान भी उदास होकर उसके गिर्द बाजू हायल कर गया। उमर फाइल पर साइन करके ऑफिस से बाहर आता गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करके जलानी वेला की तरफ रुख कर गया। स्पीड मामूल के मुताबिक थोड़ी तेज़ रखी थी, पहले ही देर हो गई थी। वो जल्दी वहाँ पहुँचने का इरादा रखता था कि अचानक सामने से एक और आती दिखाई दी। उमर ने स्पीड हल्की की, मगर सामने वाली गाड़ी उसी रफ्तार से आती दिखाई दी। उमर ने खुद को बचाने के लिए स्टीयरिंग लेफ्ट टर्न किया। गाड़ी अनबैलेंस हुई और गाड़ी ट्रक से जा लगी, और उमर का सर जोर से स्टीयरिंग से लगा। सर से खून बहने लगा। अचानक उसका सर बुरी तरह चकराया और वो बेहोश हो गया। खान साहब, काम हो गया है। वो शख्स गाड़ी से बाहर निकलता उमर की दरख्त से लगी गाड़ी को देखते हुए आगाह करने लगा। खान के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। घंटे के बाद उसको अस्पताल लेकर जाना। खान उसे हुक्म देते साथ फ़ोन बंद कर गया। हामिल जलानी, एक लम्हे के लिए तुम्हें सुकून में नहीं रहने दूंगा, यह वादा है मेरा। अनवर खान खुद से हम कलाम होते हुए हंसने लग गया और सिगरेट जलाकर लबों से लगा गया। घंटा गुजर गया था, मगर उमर अभी तक नहीं पहुंचा था। मौलवी साहब और रहमान इंतजार में बैठे थे, और वहां मौजूद लोग हल्की हल्की आवाज़ में एक दूसरे के साथ सरगोशियां करना शुरू हो चुके थे। कोई भी इस वक्त सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बहन, आप उमर को फ़ोन करके देखे ना। दीना मोहतरमा उनकी तरफ बढ़ती धीमी आवाज़ में कहने लगी। बस बाद में सर हिला कर फ़ोन निकाल कर नंबर डायल करने लगा। फ़ोन बन जा रहा था।
رخسانہ محترمہ کی پریشانی میں اضافہ ہوا، انہوں نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا، فون بند ہی آیا۔ رخسانہ محترمہ کے ساتھ ساتھ اب دینا محترمہ کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ رخسانہ محترمہ ان 15 منٹ میں نہ جانے کتنی بار اس کو فون کر چکی تھی، مگر فون سوئچ آف ہی آ رہا تھا۔ گھنٹے گزر گئے مگر عمر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اوپر کمرے میں بیٹھی ہیزل کو بھی اب بے حد پریشانی ہو رہی تھی اور کوئی پاس اسے کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ خود ہی نیچے جانے کا ارادہ کر گئی۔ حامل جلانی، ارشیان، مبین جلانی سب پریشان کھڑے تھے۔ عمر کا ابھی تک نہ آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دلہا ابھی تک نہیں آیا، کوئی وجہ ہے کیا؟ ایک شخص نے پوچھا تھا۔ حامل جلانی اور مبین جلانی اسے دیکھنے لگے۔ اس کا پوچھنا دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ رخسانہ محترمہ بھی شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھیں۔ آپ کے بیٹے نے شادی کرنی نہیں تھی تو پہلے بتا دیتا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تماشا بنا دیا میرے اور میرے خاندان کا۔ ہیزل سرد آواز میں رخسانہ محترمہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی کہنے لگی کہ اس کی حرکت پر وہ سب اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رخسانہ محترمہ ہیزل کو دیکھنے لگیں۔ صحیح تو دلہا بھاگا ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرنا چاہے گا؟ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر کانوں پر ہاتھ لگائے لوگ باتیں کرنے لگے۔ بس بکواس بند کریں اپنی۔ مبین جلانی کے لیے یہ سب الفاظ بہت ناقابل برداشت تھے۔ وہ ایک دم دہشتگری سے بولے، بتائیں اب کون کرے گا آپ کی بیٹی سے شادی؟ بارات والے دن دلہا نہ آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب ساری زندگی اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر رکھو، کیونکہ ایسی بچیوں کے دوبارہ رشتے بہت مشکل سے آتے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے اپنے ساتھ ساتھ پورے خاندان کی بدنامی کی ہے اور تمہاری بیٹی کی حرکتیں پورے گاؤں میں مشہور ہیں۔ وہ آدمی یہ بات کرتے ساتھ وہاں سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ مبین جلانی شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ اس سے پہلے ہیزل کچھ بولتی، دینا محترمہ اس کی طرف بڑھ کر اس کو آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر گئی۔ میں کروں گا نکاح ہیزل مبین سے۔ اذان کی بات پر سب نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور وہاں موجود ہر فرد کو حیران کر گیا۔ جس لڑکی نے 6 سال پہلے اسے جیل پہنچایا تھا، آج وہ اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں اس انسان کا منہ نوچ لوں گی۔ ہیزل اذان کی بات یکدم طیش میں آتی آہستگی سے کہنے لگی کہ دینا محترمہ نے اس کا بازو پکڑ کر خاموش کروایا، تو ہوش میں تو ہے؟ ارشیان اس کی طرف بڑھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اذان جواب میں خاموش رہا۔ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے اذان، تم جانتے ہو وہ لڑکی تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی، تمہاری بالکل عزت نہیں کرتی۔ انیلا محترمہ اس کی طرف بڑھتی آہستہ آواز میں اسے منع کرنے لگی۔ اذان نے ان کی طرف دیکھا اور پھر ہیزل پر نظر ڈالی جو سرد نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اپنی زبان سے ادا ہوئے جملے پر غور کرو اذان، کیا بول رہے ہو؟ حامل جلانی اس کی طرف نظریں کیے سوال کرنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں خاندان کی عزت پر بات آنے نہیں دے سکتا۔ یہ محض ایک لڑکی کی ذات پر ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے داغ ہے۔ اذان سنجیدہ لہجے میں انہیں آگاہ کرتا حامل جلانی کی طرف بڑھا۔ مجھے اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مبین جلانی سر جھکا کر اپنا جواب دے گئی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہیزل اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا کہ اس نے ایک آخری امید اس کے والد تھی، جس انسان سے وہ اس قدر نفرت کرتی تھی، کیسے اس کے ساتھ نکاح کے لیے رضامند ہو سکتی تھی؟ مجھے ہے، جس لڑکی نے 6 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے دور کیا، اس لڑکی کو میں ہرگز بہو کی صورت میں قبول نہیں کر سکتی۔ انیلا محترمہ سرد لہجے میں اختیار کر کے فوراً سے کہتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ میری خاطر آپ کو اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا ماں۔ اذان نے سنجیدہ لہجے میں انہیں بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم اس لڑکی کی عزت کی خاطر اس سے نکاح کر رہے ہو، مگر یہ رضامند تو ہو؟ انیلا محترمہ نے ہیزل کی جانب دیکھتے ہوئے اذان کو بتانا چاہا۔ ہیزل بچے، تمہیں اپنی قسم دے رہا ہوں، مجھے شرمندہ مت کرنا، تم اس نکاح کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ حامل جلانی نے اس کا ہاتھ تھام کر لہجے میں مان لیا۔ اس سے کہنے لگے، ہیزل انہیں دیکھ رہی تھی، مجھے یقین ہے میری بچی کبھی بھی ہمارا سر نہیں جھکنے دے گی۔ مبین جلانی نے پورے اعتماد لہجے میں بولا، جس پر ہیزل نے نظریں ان کی طرف اٹھائیں۔ پیچھے اذان اور ارشیان خاموش کھڑے تھے۔ ارشیان جانتا تھا وہ کبھی بھی رضامند نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہیزل کچھ بولتی، دینا محترمہ بول پڑی، لوگ بہت باتیں کر چکے ہیں اور 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، عمر کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اس لیے خدا کا واسطہ اپنی اس خاندان کی بدنامی ہونے سے بچا لو۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ دینا محترمہ نم آنکھوں سے اس سے گزارش کرنے لگی۔ ہیزل معاف دماغ کے ساتھ ان سب کو دیکھنے لگی۔ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ؟ جس انسان کے نام سے بھی وہ نفرت کرتی تھی، آج لوگوں اور خاندان کی خاطر اس انسان سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان کی نہیں چل سکتی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ دینا محترمہ زبردستی اسٹیج کی طرف لے جانے لگی۔ مبین جلانی نے مسکرا کر وہاں بیٹھتے تمام لوگوں کے منہ بند ہو گئے۔ رخسانہ محترمہ شرمندگی سے معذرت کرتی اپنی برادری کو لیے جیسے آئی تھیں ویسے واپس چلے گئیں، جبکہ انہیں عمر پر بے حد غصہ تھا۔ ہیزل کو اذان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ اذان نے ایک نگاہ اس پر ڈال کر نظر سامنے کر لی۔ وہ اس سرخ رنگ کے جوڑے پر موجود کسی کو بھی چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہیزل مبین جلانی ولد مبین جلانی، آپ کا نکاح اذان اظہر جلانی ولد اظہر جلانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر وہ بت بنی بیٹھی رہی، چہرے پر کسی قسم کا بھی تاثر نہیں تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब ने फिर से उससे पूछा, हैज़ल खामोश रही। दीना मोहतरमा, मुबीन, जलानी, हामिल जलानी तीनों बेहद परेशान हुए। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के एक और बार पूछने पर भी जब खामोश रही तो दीना मोहतरमा की आवाज़ सुनकर होश में आई और बेबस नज़रों से अपने माँ बाप को देखा। कबूल है। हैज़ल के पास इसके अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। सबने सुख का सांस लिया। ओज़ान, अज़हर जलानी वल्द अज़हर जलानी, आपका निकाह हैज़ल मुबीन जलानी वल्द मुबीन जलानी से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अब की बार उससे रजामंदी जाननी चाहिए, जिस पर वो कबूल है। दो बार मज़ीद पूछा गया। दोनों बार यही सवाल आया। उसने दोनों बार वही जवाब दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के महरम बन गए थे। अब आप एक दूसरे के लिए महरम बन गए हैं। मौलवी साहब के अल्फाज पर ओज़ान और हैज़ल दोनों की नज़रें आपस में टकराईं और जब सब लोग वहाँ बैठे बातें कर रहे थे, अब खामोशी से बारी बारी उठकर चले गए। हालिया किचन में खड़ी चाय बनाने में मसरूफ़ थी कि तभी उसकी मोमानी का बेटा शुएब किचन में दाखिल हुआ। उस पर नज़र गई। क्या कर रही हो? शुएब की अचानक आवाज़ पर वह एकदम घबराई और सर पर दुपट्टा ओढ़ने लगी। चाय बना रही थी, कांपते हुए लबों से जवाब देती वो उसे थोड़ा फासला इख्तियार कर गई। आ आपको कुछ चाहिए शुएब भाई? यास्मीन के खौफ की वजह से वो घबराते हुए उससे पूछना ज़रूरी समझने लगी। क्या भाई बोलने पर सामने मौजूद फ़र्द के चेहरे पर नागवारियत छाई। कितनी दफ़ा मना किया है मुझे भाई मत बोला करो, पसंद करता हूँ तुम्हें मैं। शोएब सर लहजा इख्तियार किए एक बार फिर अपने जज्बात से आगाह करने लगा, लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती और ना ही आप। मुमानी को आपका मुझसे बात करना पसंद आया। लाया ने अब की बार थोड़ा गुस्से से उसको बताना ज़रूरी समझा। ऐसा सोचने लग जाओ मेरे बारे में, क्योंकि बहुत जल्द अम्मी से हम दोनों की शादी की बात करने वाला हूँ। शोएब उसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए बताने लगा, मुझसे आप इस किस्म की बातें मत किया करें। मुमानी मुझ पर गुस्सा होती हैं। और जाएँ यहाँ से, आप मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अलाया लहजे में गुस्सा लिए उसे जवाब देने लगी। शुएब ने उसकी तरफ देखा। शादी तो मुझसे ही होगी, तुम्हारी याद रखना, शुएब उसे कहने लगा। अलाया उसे नज़रअंदाज करती चाय का कप निकालने लग गई। शुएब किचन से जाने के लिए कदम बढ़ा गया। बाहर खड़ी यास्मीन मोहतरमा एक साइड पर हो गई और उन दोनों की तमाम बातें सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। इस लड़की को जल्दी इस घर से चलता करना पड़ेगा। वो खुद से कहते साथ शुएब के साथ ही किचन में दाखिल हुई। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी, शिकायतें लगा रही थी उसे मेरी। यास्मीन मोहतरमा उसके बाजू पकड़कर मरोड़ती दबी दबी आवाज़ में चीख कर कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अलाया चेहरे पर तकलीफ था, तासुरात सजाए बमुश्किल बोल सकी, तेरी शादी तो कभी भी अपने बेटे से नहीं होने दूंगी मैं, ये बात याद रखी, समझी। यास्मीन मोहतरमा से धक्का देती बोलते साथ किचन से बाहर निकल गई, जबकि अलाया नमा को सुने जाता देखने लग गई। वो तो उनके बेटे में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती थी। शुएब भी उसके आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन यास्मीन मोहतरमा को सारी गलती उसकी ही नजर आती। अलाया अपने आंसू पहुँचती चाय कप्स में डालकर अंदर की तरफ बढ़ती, खामोशी से अपने मामू मामानी और शुएब के सामने ट्रे रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हामिल जलाने की पोती का निकाह हो गया है। खान साहब मुलाजिम उसके पास आते हुए आगाह करने लगा। वो जो हामिल जलाने की बदनामी पर बेहद खुश था, उस खबर से सारी खुशी एकदम ख़त्म होती हुई हुई थी और चेहरे पर सख्त तासुरात से जाकर सामने खड़े मुलाजिम को देखने लगे। वो लड़का कैसे पहुंचा वहाँ? अनवर खान एकदम खड़े होते हुए ऊंची आवाज़ में पूछने लगा। वो लड़का तो बेहोश पड़ा है हॉस्पिटल में, मुलाजिम ने से फ़ौरन जवाब दिया। फिर किसने किया निकाह? अनवर खान माथे पर बल डाले तजस्सुस भरे लहजे में सवाल करने लगा। हामिल जलानी के पोते ओज़ान अज़हर जलानी ने। मुलाजिम के आगाह करने पर उसका एक चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख हुआ। जेल रहकर भी इस ओज़ान का दिमाग ठीक नहीं हुआ। मुझसे पंगा ले रहा है फिर से एक बार, उसे पता नहीं है कि क्या कुछ कर सकता हूँ, दोबारा जेल भी करवा सकता हूँ। खान अपनी शिकस्त पर आग बबूला होता चीख कर बोला कि सारे मुलाजिम उसकी धड़ पर घबरा गए। कुछ वक्त की तुम्हें खुशी नसीब होगी ये देखना, इस लड़के को होश आए तो उसे पहले मुझसे बुलवाना। वो उसे हुक्म देते हुए जहन में मंसूबे बनाते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। मुलाजिम इस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया।
सब मेहमानों के जाने के बाद लोग टी वी लाउंज में आकर बैठे थे, मगर हैज़ल वही बाहर अपनी जगह पर साकित बैठी थी। किसी ने उससे कुछ बोला भी नहीं था। अचानक एक बहुत बड़ा झटका उसे लगा था। उससे कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। वो होश में आती अपना लहंगा पकड़ कर उठती अंदर की तरफ बढ़ी। आप लोग ये सब करने से बेहतर था मुझे जान से मार देते, इतनी तकलीफ तो ना होती मुझे। टीवी लाउंज में वो सब जो परेशान से बैठे थे, हैज़ल की ऊंची आवाज़ पर सबका ध्यान उसकी तरफ गया। आप सब जानते थे कि मैं इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त को कहीं का नहीं छोड़ा। आप नफ़रत करते थे ना इनसे, तो फिर कौन सी खासियत एकदम नज़र आई कि अपनी बेटी का निकाह ही करवा दिया। हैज़ल अपनी सुर्ख ब्राउन आँखें मुबीन चलाने की तरफ करती बदतमीज़ी से बोली। ज़ान इन सब के दौरान खामोश खड़ा उसे देख रहा था। मिल गया सुकून तुम्हें इससे निकाह करके? तुम उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए इससे निकाह कर रहे थे और वो इसकी बातें सुन लो। ज़ार को खामोश देखकर अनिला मोहतरमा ने सर लहजे में सुनाई और ज़ार ने उनकी बात को नज़रअंदाज करना ही मुनासिब समझा। तमीज़ भूल गई हो क्या तुम? हैज़ल एहसान मानो कि पूरे गांव के सामने तुम्हारी बदनामी होने से बचाई है इसने तुम्हें, और तुम हो के बदतमीज़ी कर रही हो। मुबीन जलानी भी सर्द लहजे में उसे झिड़कने लग गए। वही कह रही हूँ अब्बा कि इनका एहसान लेने से अच्छा था आप मेरी जान ले लेते। आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बिल्कुल भी। मैं ये सब कभी भी नहीं भूलूंगी। मुबीन चलाने की तरफ देखती रंजीदा लहजे में कहते साथ लहंगा संभाल दी जीनत चढ़ती ऊपर की तरफ बढ़ गई। इस रिएक्शन के लिए अरशान और अरमान दोनों तैयार थे। औजान भी खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अरशान उसके पीछे आया। कहाँ जा रहा है? अरशान उसके पीछे आते सवाल करने लगा। औजान के बढ़ते कदम रुके। उसने पलट कर उसे देखा। मुझे उससे बात करनी है। औजान ने संजीदा लहजे में कहा। तेरे मुंह तोड़ देगी इस वक्त। अरशान ने कंधे उचका कर उसकी तरफ देखते बताने लगा। अरजान ने उसे घूरा। मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, लेकिन बात करना ज़रूरी है। अरजान ने सर लहजे में अरशान को सुनाई। एक बात का जवाब तो दे, निकाह क्यों किया है उससे? अरशान सवालिया नजरें उसके चेहरे पर सजाए सवाल करने लगा। बताया तो था दादा की खातिर, खानदान की इज्जत की खातिर। औजान ने वही जवाब फिर से दिया। अरशान के होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो इन बातों से घर वालों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे नहीं। कुछ तो था ना जो इसकी इज्जत पर बात आने पर तूने ये कदम उठाया। और अजान अजहर जलानी की ना इतनी गई गुजरी नहीं है कि जो उस लड़की का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, सिर्फ इज्जत की वजह से उससे निकाह कर लिया। अरशान ने कहते साथ आईब्रो झुकाई और अजान ने उससे नजरें चुराई। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, वो लड़की अभी भी मुझे उतना ही नापसंद है। फरजान अब की बार थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसे जवाब देने लगा। अगर नापसंद होती तो ये कदम नहीं उठाते, जो मैं समझ रहा हूँ वही है। फरजान नजर चलानी, जब तुम खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल करोगे तब मुझे लगेगा मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था, और अभी उसके पास जाने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ देर ही उसे अकेला रहने दे। अरशान उसके कंधे पर हाथ रखे मशवरा देता नीचे वापस पड़ गया। फरजान उसे ज़्यादा देखने लग गया और हैजल के कमरे में जाने का इरादा तय करता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। हैज़ल कमरे में मौजूद अपने बेड पर बैठे गुस्से से पागल हो रही थी। अज़ान का नाम अपने साथ जोड़ना हैज़ल के लिए बदनामी के बदनुमा धब्बे के सिवा कुछ नहीं था। जहन में आज के तमाम लम्हे गर्दिश कर रहे थे। अब आप एक दूसरे के लिए महरम बन गए हैं। मौलवी साहब के अल्फाज उसे अपने कान में गूंजते हुए महसूस हुए। सही तो दूल्हा भागा है। ऐसी लड़की के साथ कौन शादी करना चाहेगा? तो बताओ अब कौन करेगा तुम्हारी बेटी से शादी? बारात वाले दिन दूल्हा ना आना कोई छोटी बात नहीं है। अब सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने पास बिठा कर रखो, क्योंकि ऐसी बच्चियों के दोबारा रिश्ते बहुत मुश्किल से आते हैं। तुम्हारी बेटी ने अपने साथ साथ पूरे ख़ानदान की बदनामी की है, और तुम्हारी बेटी की हरकतें पूरे गाँव में मशहूर हैं। बारी बारी वो सब बातें उसके कान में सोचने लगी। ये सारे अल्फाज उसे किसी हथौड़े की तरह अपने कान में लगते हुए महसूस हो रहे थे। सर में शदीद दर्द का एहसास, वो अपनी जगह से उठती अपना अक्स मिरर में देखने लगी। सर से दुपट्टा सिरक गई। कान से झुमके खींचने लगी। होंठों पर लगी लिपस्टिक हाथ की मदद से मिटाने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसे अपना आप बेमानी सा लग रहा था, और आज उस इंसान ने उस पर एहसान किया था जिससे वो बात करना पसंद नहीं करती थी। नज़र टेबल पर पड़े डेकोरेशन पीस पर गई। उसे हाथ में उठाते गुस्से ज़ोर से शीशे पर मार गई। शीशा कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। चंद टुकड़े ज़मीन पर गिरे। हैज़ल की नज़र ज़मीन पर गिरे शीशे के टुकड़े पर गई तो घुटनों के बल बैठती वो कांच उठाकर उसे देखने लगी। तुम्हारे निकाह में रहने से अच्छा है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। और जान अजहर जलानी खुद से मुस्कुराकर कहते साथ ही वो शीशा अपनी कलाई पर कट लगाने लगी। आह! कट लगते ही खून नब्ज़ से बहने लगा। हैज़ल के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली और खुद आंखें बंद कर गई।
جی تو کیسی لگی نکاح اسپیشل ایپیسوڈ، کہانی کیسی جا رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ریڈرز اپنی رائے ضرور دیں، اور جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں، اور اچھے سے کمنٹس ہمیں ریمارکس ضرور چاہیے اس ایپیسوڈ پہ۔ اللہ حافظ۔